नमस्कार दोस्तों आज है 12 अगस्त। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फिलहाल में जिस चैप्टर के हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे वो है मिसलेनियस। तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मिसलेनियस एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के 63 एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर लिए हैं और आज जो बाकी इस चैप्टर के एमसीक्यू हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल में देख लेते हैं इस चैप्टर के जो भी बाकी रिमेनिंग एमसीक्यू हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 64 लिखा है द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन द ईयर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी जो परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है, तो ये जो तरीका था, ये जो सिस्टम था, ये प्रिंसिपली एक्सेप्टेड मतलब सैद्धांतिक तौर पे इसको एक्सेप्ट करा गया था। किस साल से ये सिस्टम चलन में आया कि जो सिविल सर्विसेज हैं उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाना है। तो ये यहाँ पे ईयर दिए गए हैं 1833, 53, 1858 एंड 1882। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 1853 था। क्वेश्चन 65 लिखा हुआ है हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इसके फाउंडर कौन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष वो पर्सन रहते हैं जो कि अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर के तौर पे जाने जाते हैं। क्वेश्चन 66 लिखा है व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए एक कमीशन को अपॉइंट करती है, ठीक है, जिसे बोला जाता है सैडलर कमीशन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन टू रिफॉर्म इन एजुकेशन। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस ईयर अपॉइंट करा गया था, 1919, 1917, 1921 एंड 1896। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका 1917 हो जाता है। क्वेश्चन 67 में कुछ मैचिंग करना है। एक तरफ कुछ जगह के नाम दिए गए हैं और उससे जो रिलेटिव स्टेट है उसकी बात करी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बारदोली दिया है। बारदोली आपको पता है गुजरात के अंदर आता है। चौरा चौरी यूपी में ये जगह है, यूपी के अंदर। इसके बाद यरबड़ा जेल आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और नोआखोली बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये जगह देखने को मिलती है। थोड़ी थोड़ी और भी मैं डिटेल बता देता हूँ उनके बारे में। जैसे बारदोली में सत्याग्रह होता है, वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई जो पटेल रहते हैं वो मीडिएट करते हैं। चौरा चौरी इंसिडेंट आपको पता ही है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहता है, तो वहाँ पे जो पुलिस वाले रहते हैं एक थाने के अंदर उनको जला डाला गया था, तो उसको चौरा चौरी इंसिडेंट बोल देते हैं और बाद में उसको नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था गांधी जी उसे सस्पेंड कर देते हैं। यरबड़ा एक जेल है और यरबड़ा एक पर्टिकुलर जगह का नाम है बहरहाल। और नोआखोली दोस्तों, यहाँ पे ये नोआखोली वेस्ट बंगाल में दंगे हुए थे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से दंगे होते हैं नोआखोली में। और एक मूवी है हे राम, तो वहाँ पे कुछ शुरुआती 15-20 मिनट में यहाँ के जो दंगे हैं वो डिपिक्ट करे गए हैं। तो यदि आप डिटेल समझना चाहते हैं देख सकते हैं। जब भी आप सारी मैचिंग करोगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 68 लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड अ टैगोर ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे जो 4 पर्सनैलिटी के नाम दिए गए हैं, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से पंजाब का टैगोर किसको कहा जाता है। पूरन सिंह, मोहन सिंह, करतार सिंह दुग्गल एंड अमृत प्रीतम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पूरन सिंह हो जाता है। क्वेश्चन 69 में फिर से यहाँ पे हमें मैचिंग करना है। एक तरफ कुछ पार्टी के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके जो फाउंडर हैं या उससे जो रिलेवेंट जो पर्सनैलिटी है उसकी बात करी गई है। सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी आपके राम मनोहर लोहिया, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं तो उसमें राम मनोहर लोहिया फिट बैठते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आपको पता ही है, यहाँ पे आपके पीसी जोशी देखने को मिलते हैं। स्वराज पार्टी ये मैंने कई बार बताया था, मोतीलाल नेहरू, CR दास। और गदर पार्टी दोस्तों, यहाँ पे ये लाला हरदयाल देखने को मिलते हैं। जब आप इस तरह सारी मैचिंग करोगे तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 70 की बात करूंगा। यहाँ पे जो डिटेल दी गई है तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो गलत दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस था तो ये आपके परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे। परमानेंट सेटलमेंट आई थिंक 1793 के टाइम पे आया था। और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में जो ब्रिटिशर थे तो इन्होंने जमींदारी सिस्टम कर दिया था। मतलब जो जमींदार थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके बीच में एग्रीमेंट हो जाता था और फिर उनको वो लगान कलेक्ट करके देना था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। तो ये सही दिया हुआ है।
लॉर्ड वेलेजली ये सब्सिडियरी अलायंस लेके आए थे दोस्तों, सहायक संधि लेके आए थे। ये भी बड़ी इनकी शातिर चालाकी रहती है कि वहाँ पे जो रूलर राज करते थे तो वहाँ पे एक कंपनी की जो कंपनी रहती थी तो वो अपने एम्प्लॉय वहाँ पे कर देती थी और राजा से इस तरह से बात कर ली जाती थी कि अब आपका जो एक्सटर्नल अफेयर है, मतलब जो लड़ाई झगड़ा है, वो सब हम डील करेंगे, आप हमारे साथ सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस कर लीजिए। तो दोस्तों ये भी सही दिया हुआ है, यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस। थर्ड दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। दोस्तों ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे ये जो पर्सन है लॉर्ड हेस्टिंग, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग नहीं था, यहाँ वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग रहता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे, लॉर्ड हेस्टिंग तो नहीं रहता है, तो ये गलत दिया हुआ है। डी ऑप्शन दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो 1829 का रेगुलेशन जो एक्ट आया था तो उसमें जो 17 नंबर का जो रेगुलेशन रहता है उसके थ्रू सती सिस्टम को बैन करा गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, तो ये बात भी सही दी हुई है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 71 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि जो हंटर कमीशन बनाया गया था और हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी तो वो किस चीज के डेवलपमेंट के बारे में बात करती है? गर्ल्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करती है हंटर कमीशन की रिपोर्ट। क्वेश्चन 72 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द टू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। तो यहाँ पे हमें उन न्यूज़पेपर के नेम बताना है जो कि एनी बेसेंट पब्लिश करती है और बाद में हमें कोड की मैचिंग करना है। तो कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ये जो दो पेपर हैं आपके ये एनी बेसेंट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पहला और दूसरा ही सही दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 73 की बात करूंगा। लिखा हुआ द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारतवर्ष स्टार्टेड इन बाय। बोला जा रहा है कि मराठी लैंग्वेज में ये जो पत्रिका थी बहिष्कृत भारत, ये फोर्टनाइटली पब्लिश होती थी। तो बोला जा रहा है कि ये किसने स्टार्ट करी थी? बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर, बी डी सावरकर एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये अम्बेडकर साहब की उन्होंने पब्लिश कराया था, उन्होंने स्टार्ट करा था बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन 74 की बात करूंगा। लिखा है द सॉन्ग वंदे मातरम विच सर्वेड एज ए ग्रेट इंस्पिरेशन टू द patriotic sons of India in their freedom struggle is in the book। दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो वंदे मातरम गाना है जिसने आजादी की लड़ाई में जो देश प्रेमी लड़के थे उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करा है। तो बोला जा रहा है ये जो बुक है वंदे मातरम, ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, तो ये किस बुक में से लिया गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आनंद मठ, दुर्गेशानंदिनी, मेघनाद वध काव्य एंड वीरांगना काव्य। तो यहाँ पे आनंद मठ से ये वंदे मातरम सॉन्ग लिया गया है और सबसे पहले ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 75 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु रोट दी फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये दोस्तां हमारा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज दी बेस्ट। तो क्वेश्चन में इतना तो नहीं दिया हुआ था, बस इतना बोला गया कि ये जो गाना है सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, तो ये किस भाई साहब ने लिखा हुआ है? तो ये वो पर्सन रहते हैं मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो इन्होंने ये फेमस सॉन्ग लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 76 की बात करूंगा। लिखा है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनैक्टेड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पुरानी इमारतें हैं, महल हैं, किले हैं, पुराने मंदिर हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए एक टाइम पे एक्ट लाया गया था, जैसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट करके बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जब पास किया गया था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल देखने को मिलता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो एंड लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन वो पर्सन रहते हैं जिनके टाइम पीरियड पे ये एक्ट एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाता है। दोस्तों इस एक्ट के बाद ही जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो उनको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 77 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो बोला जा रहा है कि भारत के अंदर जो नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, तो उसके साथ कौन सी ऐसी बुक है यहाँ पे जो जुड़ी हुई है और जो देश प्रेम की भावनाओं को जगाती थी, उससे एसोसिएटेड करती थी, नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने में जिसने हेल्प करी है? तो वो आनंद मठ है दोस्तों, और यहाँ पे वंदे मातरम दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 78।
लिखा हुआ है द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिशर रहते हैं वो मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं, तो इनका पर्पस क्या था। द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात लिखी हुई है। मतलब ये जो ब्रिटिशर थे ये चाहते थे कि जो भी माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, तो इसमें हम सारे ब्रिटिशर तो ला नहीं सकते, तो कुछ इंडियंस लोगों को यहाँ पे हम मौका देंगे, तो इसके लिए कुछ इस तरह से एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, ये उनका पर्पस रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। बाकी टू प्रमोट इंडियन कल्चर, तो ये कतई नहीं चाहते थे दोस्तों ऐसा। टू मॉडर्नाइज द इंडियन पीपल सो दैट दे कुड शेयर देयर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी एम नहीं था इनका, एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 79, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये शांति निकेतन किसने एस्टेब्लिश करा था। दोस्तों शांति निकेतन के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। शांति निकेतन 1862 में रविन्द्रनाथ टैगोर के जो फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने मेडिटेट करने के लिए एक जगह तैयार करी थी, उसे शांति निकेतन बोला जाता था। 1862 में ये तैयार करा गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, बोला जा रहा है शांति निकेतन किसने स्टैब्लिश करा, तो यहाँ पे जब पप्पा का नाम नहीं दिया है तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 80 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि ये जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है, तो यहाँ पे सभी को पता होगा, JLN जवाहरलाल नेहरू करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 81 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नोन एज द बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियटिज्म। तो बंगाली राष्ट्रवाद या देशभक्ति की जो बाइबल है वो किस बुक को बोला जाता है, बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियटिज्म। तो यहाँ पे दोस्तों ये आनंद मठ जो बुक थी ये बंगाली में लिखी गई थी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसी में आपको ये सॉन्ग देखने को मिलता है वंदे मातरम, तो इसको बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियटिज्म बोला जाता है, तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन 82 लिखा हुआ है हु रोट द बुक लाइफ डिवाइन। तो ये लाइफ डिवाइन बुक किसकी थी, मुल्क राज आनंद, अब्दुल कलाम आजाद, अरबिंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे 82 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 83 की बात करूंगा। लिखा हुआ है नॉट करेक्टली मेड, तो यहाँ पे कौन गलत दिया हुआ है बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ये एक सोसाइटी फाउंड करते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये सही दिया हुआ है दोस्तों। सैयद अहमद खान मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, ये भी ठीक है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, ये भी ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट, दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। खिलाफत मूवमेंट में आपको बताया था गांधी जी लॉन्च करते हैं, ये जिन्ना साहब नहीं रहते हैं वहां पे, तो ये डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 84, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में आती है। तो आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, और ये रेड क्लिफ एक पर्सन का नाम था जिसने ऑफिस में बैठे बैठे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खींच दिया था, और ये मतलब इसके कंसिक्वेंस बहुत खतरनाक हुए थे। जब आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का पूरा इतिहास भूगोल नहीं पता है और फिर आप वहाँ से इस तरह से कुछ कर जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ होती है, और कई सारे दंगे देखने को मिले थे जब हमारा देश आज़ाद होता है। और दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है इंडो चाइना बॉर्डर लाइन, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, एक लाइन होती है मैकमोहन लाइन, तो वो इंडो चाइना बॉर्डर कंसीडर करी जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन पूछा गया है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 85 की बात करूंगा। लिखा हुआ है आर इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है मूवमेंट के नेम दिए गए हैं, तो इन सबको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग मैसेकर, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलता है 1905 के टाइम पे, फिर आपका जलियांवाला बाग 1919 में देखने को मिलता है, फिर दांडी मार्च ये आपका दोस्तों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में था, और क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 के टाइम पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जब आप इसको अरेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कुछ पेयरिंग करना है। एक तरफ न्यूज़पेपर के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके एडिटर का नाम दिया गया है। बिपिन चंद्र पाल, ये मैंने दोस्तों आपको कल बता दिया था, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। अरविंदो घोष ये वंदे मातरम से जुड़े हुए थे। इसके बाद ब्रह्मोबंधव उपाध्याय, तो दोस्तों ये संध्या न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, और मोहम्मद अली कॉमरेड। जब ये सारी मैचिंग करोगे तो आप ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 87 की बात करूंगा। लिखा हुआ है
मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फिर से यहाँ पे कुछ मैचिंग करना है। एक तरफ इवेंट के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ पर्सन का नेम दिया गया है। सबसे पहले दिया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो दोस्तों ये आपको सभी को पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दी थी, जो इंडियन नेटिव रूलर्स थे, देसी रियासतों के जो राजा थे वहां पे, उन्होंने कर दिया था कि यदि आपका कोई वारिश नहीं है, ठीक है, तो आपका जो भी सिस्टम है वो हम सीज कर लेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। और कई सारे इन्होंने जो रियासतें रहती हैं तो डलहौजी उनको हड़प जाता है और इसके कंसिक्वेंस में फिर 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे लक्ष्मीबाई भी देखने को मिलती हैं आपको। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बहुत सारे स्टेट इन्होंने सीज करे थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल दोस्तों आपको पता है लॉर्ड कर्जन करता है 1905 के टाइम पे। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है, तो दोस्तों ये डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल आपको लॉर्ड क्लाइव करते हैं। और सोशल रिफॉर्म ये लॉर्ड विलियम बेंटिक सती सिस्टम अबॉलिश करता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है जब ये आप सारी मैचिंग करते हो। तो क्वेश्चन 88 की बात करूंगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिखा है जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं तो ये फॉरवर्ड ब्लैक को फॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है कि भगत सिंह फाउंडर जाने जाते हैं HSRA या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये दोस्तों ये बात भी सही दी हुई है यहाँ पे, ये दोनों बातें सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 89 लिखा है व्हाइट म्यूटिनी 1883 में देखने को मिलती है, तो उस समय वायसराय कौन रहता है। दोस्तों थोड़ा सा व्हाइट म्यूटिनी के बारे में बता देता हूँ। क्या रहता है कि इंडिया के अंदर 1883 के टाइम पे ये जो व्हाइट म्यूटिनी देखने को मिलती है, ये यहाँ पे मतलब दो तरह की सेनाएं काम कर रही थी जब ये टाइम पीरियड चलता रहता है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरा जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उसकी भी अपनी फोर्स थी, और वो दोनों फोर्स सेम टाइम पे इंडिया के अंदर काम करती रहती हैं। अब होता क्या है, 1883 के टाइम पे ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडर रहता है, वायसराय रहता है, तो वो एक जो इनको कुछ अलाउंसेस दिए जाते थे, महारानी की जो सेना के पर्सन थे तो उनके अलाउंसेस को वो कम कर देता है। इसके रिस्पॉन्स में ये जो दोनों टाइप के वाइट लोग रहते हैं ये लड़ने लगते हैं, ठीक है। और ये लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, तो इसी को व्हाइट म्यूटिनी बोला जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। यूरोपियन नहीं, एक तो क्वीन की आर्मी देखने को मिलती है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी रहती है उसके बीच में ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसे व्हाइट म्यूटिनी बोलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 90 की बात करूंगा। लिखा हुआ है टू विच पार्ट ऑफ द इंडिया द डिड द पोइट इकबाल हु रोट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बिलोंग। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो इकबाल थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने ये सॉन्ग लिखा है, बोला जा रहा है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पंजाबी थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। 91 लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एमिगर कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम एन रॉय। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एम एन रॉय ने प्रवासी कम्युनिस्ट जर्नल लॉन्च करा था, तो उसका नाम क्या था। किसान सभा, वर्क, द वर्कर, वनगार्ड एंड अरुशिला। तो यहाँ पे वनगार्ड वो एमिगर कम्युनिस्ट जनरल रहता है जो कि एम एन रॉय से पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 92 में बोला जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन फाउंड करते हैं, तो यहाँ पे सर विलियम जोन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 93 की बात करूंगा। लिखा है सिविल सर्विस वाज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस इन इंडिया बाय। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विस रहती है इसकी शुरुआत कौन करता है, तो ये वो पर्सन रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 94 लिखा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास करा गया था, तो ये पास करा गया था 1878 में और उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। दोस्तों थोड़ा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बता देता हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पे लॉर्ड लिटन जो वायसराय रहता है 1878 में एक ऐसा एक्ट निकाल देता है जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, और उसमें वो ये बोलता है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर हैं, देसी लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर हैं, तो वहाँ पे जो कुछ भी वो पब्लिश करने वाले हैं तो उसको मतलब रिव्यू किया जाएगा, और यदि उसमें कुछ भी आपने गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा और गवर्नमेंट उस समय ब्रिटिशर थे तो हम उसको सीज कर सकते हैं। तो ये जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 के टाइम पे लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, और फिर बाद में 1882 में लॉर्ड आपके रिपन आते हैं तो वो इसको अबॉलिश कर देते हैं। क्वेश्चन 95 की बात करूंगा। लिखा है कि द फाउंडर हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला। तो दोस्तों हिंदू मेला 1867 के टाइम पे देखने को मिलता है, ये एक तरह का फेस्टिवल होता था। और अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसने फाउंड करा था, तो यहाँ पे नाब गोपाल मित्र वो पर्सन रहते हैं, टैगोर फैमिली के साथ मिलकर ये हिंदू मेला शुरू करते हैं इन 1867,
ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक, अक्षय कुमार दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन 96। अब दोस्तों क्वेश्चन 96 के अंदर यहाँ पे जो मैचिंग दी हुई है ये हमको करना है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चिटगोंग आर्मरी रेड सूर्यसेन देखने को मिलते हैं, और सूर्यसेन के अलावा यहाँ पे कल्पना दत्त भी थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैचिंग हो जाएगी, सूर्यसेन नहीं है तो कल्पना दत्त करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों अभिनव भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभिनव भारत एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है आपको, ये वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, ये दोनों भाई भाई रहते हैं, तो ये अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करते हैं। 1905 के टाइम पे ये देखने को मिलता है। अनुशीलन समिति, तो ये भी एक रेवोल्यूशनरी जो लोग थे उनका ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और दोस्तों इससे अरविंदो घोष जुड़े हुए थे। कूका मूवमेंट, कूका मूवमेंट दोस्तों आपको, कूका मूवमेंट से आपको गुरु राम सिंह जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा कूका मूवमेंट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कूका मूवमेंट दोस्तों आपको 12 अप्रैल 1857 के टाइम पे देखने को मिलता है, और ये एक तरह का रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट था। रिलीजियो मतलब इसलिए क्यों ये रिलीजियस मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लीडर थे गुरु राम सिंह, ये चाह रहे थे कि सिखिज्म की प्योरिटी स्टैब्लिश करें, सिख लोगों का स्टेट हम स्टैब्लिश करते हैं। और पॉलिटिकल मूवमेंट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ये जो मूवमेंट करा था ये ब्रिटिशर के अगेंस्ट में करा था, क्योंकि ब्रिटिशर उस समय इंडिया के अंदर कई सारी चीजें लॉन्च करते जा रहे थे, जैसे एजुकेशन आ रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोडक्ट आते थे, तो ये बोलते थे सबको बायकॉट करो और जो सिख कम्युनिटी का स्टेट एस्टैब्लिश करते हैं, तो जिसको कूका मूवमेंट करते हैं बोलते हैं, और गुरु राम सिंह इससे जुड़े हुए थे। जब आप ये सारी की सारी मैचिंग करोगे दोस्तों तो फिर यहाँ पर टिक लगा नहीं है, पूरा फिर से देख लेते हैं। चिटगोंग आर्मरी रेड, तो ये पहला सही हो जाएगा, और दूसरे का तीसरा दोस्तों, तो यहाँ पे ये दोनों सही है, तीसरे का चौथा, थर्ड का फोर्थ, ये भी ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सही होने वाला है आपका, ठीक है। क्वेश्चन 97 की बात करूंगा। लिखा हुआ अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पहली बार भगवत गीता को ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी, तो वो जो पर्सन थे वो थे चार्ल्स विल्किंस, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन 98 की बात करूंगा। 98 में यहाँ पे फिर से हमें कुछ मैचिंग करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक तरफ एक्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसका प्रोविजन दिया हुआ है। लिखा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दोस्तों ये जो चार्टर एक्ट आता है 1830 का, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के साथ में जो ट्रेड को लेकर मोनोपोली चलती रहती है तो वो खत्म कर दी गई थी, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 1773 का जो एक्ट है, यहाँ पे आपका द कंपनीज डायरेक्टर वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द गवर्नमेंट ऑल करस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, तो यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू रेगुलेशन कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। उससे बोला गया था कि आपके जो भी कागज हैं, आप इंडिया में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, तो ये सारा कच्चा चिट्ठा लेके आपको गवर्नमेंट को दिखाना होगा, ठीक है, आपको ये सब भेजना होगा। एक्ट ऑफ 1858, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि द पावर ऑफ गवर्न हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जो कि इंडिया को रूल करती रहती है, और जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर थी तो वो ब्रिटेन के पास चली जाती है। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, तो ये एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश कर देते हैं ब्रिटेन के अंदर, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कराया जा सके। जब आप ये सारी की सारी मैचिंग करते हो तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 99 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्टैंड द वाइसराय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेट फंक्शनिंग के लिए जो पोर्टफोलियो या जो डिपार्टमेंटल सिस्टम रहता है, ताकि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो बढ़िया स्ट्रांग हो जाए, उसकी अथॉरिटी मजबूत हो जाए, तो ये किस एक्ट के थ्रू ऐसा सिस्टम करा गया था कि पोर्टफोलियो या जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए ये लाया गया था, ताकि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके ऊपर उसकी पकड़ अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 के टाइम पे, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो सिस्टम या डिपार्टमेंटल सिस्टम लॉन्च करा जाता है, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो ये सारी बातें गलत दी हुई हैं, यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 100 की बात करूंगा दोस्तों। यहाँ पे फिर से कुछ मैचिंग दी हुई है, एक तरफ लिस्ट फर्स्ट और एक तरफ लिस्ट सेकंड की बात करी गई है। लिखा हुआ है
एक तरफ ये वायसरॉय के नेम दिए गए हैं और उससे जुड़ा हुआ जो भी डाटा है वो बताना है हमें। मैकडोनाल्ड, तो दोस्तों